गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम अपनी यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, और हम अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टडी की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे, रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ी थी और ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी। आज हम थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं मेटल की। और बच्चों, थर्ड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अच्छे से समझना है आपको। जो थर्ड रिएक्शन है मेटल की बच्चों, वो है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड। अब समझना है जरा बच्चों, ध्यान से देखो। हमारे पास एक मेटल है, मान लो मेरे पास एक मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने करा दी एक एसिड के सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन से, मतलब कि मैंने HCl डाइल्यूट लिया हुआ है। डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाया हुआ है उसके अंदर, ठीक है बच्चों यहां तक। अब सुनो यहां से आगे की कहानी क्या है। अब हम एक बात जानते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। और अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा देगा तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा। अब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाएगा? हम जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। तो बच्चों मैंने यहां बना दिया MgCl2, बना दिया। बाहर कौन निकला? यहां से हाइड्रोजन निकला। अब जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन यहां 1 है, यहां 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, बराबर है यहां की कहानी। बच्चों बाहर क्या निकला? यहां से बाहर निकला, यहां से हाइड्रोजन H2 बाहर निकला, ठीक है यहां तक। अब सुनो जरा ध्यान से, ये हमारा मेटल था, ये एसिड था, और जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन की तो बच्चों सॉल्ट बना, और क्या बना? हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है ना। तो मैं यहां एक सीधी सीधी बात तुम्हें बता रहा हूं कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पे सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बात, क्या? व्हेन मेटल react with dilute acid, then salt and hydrogen gas will form. Hydrogen gas will form. salt बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है यहां तक की बात। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं बच्चों मेटल प्लस में एसिड, और जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। और ये बाहर निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जो बाहर निकलने वाली गैस है बच्चों, ये पॉप साउंड के साथ बाहर जाएगी, और पॉप साउंड किसका होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है यहां तक की बात समझ में आ रही है। अभी देखो मैं एक और रिएक्शन कर सकता हूं, यहां पे मैं एल्यूमिनियम भी ले सकता हूं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई बच्चों मैंने HCl डाइल्यूट के साथ, तो हमारे पास देखो क्या बना। अब हम जानते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की होती है 1। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हटा देगा हाइड्रोजन को, तो क्लोरीन के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा। अब क्लोरीन के साथ वो क्या कंपाउंड बनाएगा? AlCl3, और हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगी H2 की फॉर्म में, ठीक है। यहां तक बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 1 है, 3 से मल्टीप्लाई किया। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो बच्चों आगे की बात। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन में करा रहा हूं सोडियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ। सोडियम एक मेटल है और H2SO4 एक एसिड है। मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ पढ़ रहे हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हटा देगा यहां से हाइड्रोजन को। अब हम जानते हैं सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और जो सल्फेट ग्रुप है ये पूरा, इसकी वैलेंसी होती है 2, -2 होती है। तो बच्चों क्या बना कंपाउंड? Na2SO4। क्या बना? Na2SO4, और बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। बैलेंस करते हैं जरा एक बार। सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई।
हाइड्रोजन दो SO4 एक है, SO4 एक है, बराबर यहां तक। अब सुनो आगे की बात, मैं ऐसे भी कर सकता हूं बच्चों, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है Cu प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या बनेगा? बच्चों यहां पे बड़ी मुश्किल बात है, समझना है तुमने अच्छे से, क्या कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, और ये कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव तो तुम कहां से चेक करोगे? मैंने रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें कराई हुई है, तुम वहां से इनको चेक करोगे कि कौन सा हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, और अगर कम रिएक्टिव होगा तो बच्चों यहां से हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट वो नहीं कर पाएगा। तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं बच्चों, बड़े काम की बात है, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या नोट डाल के लिख देता हूं, क्या है काम की बात कि मेटल हैविंग हायर रिएक्टिविटी, मेटल हैविंग हायर रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन will evolve hydrogen from acidic solution। एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को इवोल्व केवल वो मेटल कर पाएगा जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा बच्चों, अब सुनो जरा आगे की जो काम की बात है वो देखो, अगली बात क्या है, ये बड़े काम की बात है, नोट डाल के लिखना है ये वाली बात। तो एक एसिड होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है उसका केमिकल फॉर्मूला। नाइट्रिक एसिड जो होता है जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे मेटल हाई रिएक्टिविटी का हो, चाहे वो सोडियम हो चाहे एल्यूमिनियम हो, जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जाती। देखो क्या होता है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। केमिस्ट्री में क्या है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है क्या बिहेवियर दिखा रहा है कौन सा मेटल किसी भी पर्टिकुलर एसिड के टुवर्ड्स, और उसके बेस पे थ्योरी बनाई जाती है, और फिर थ्योरी में हम कंक्लूजन बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, तो अब सुनना जरा, जब मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराई गई तो नाइट्रिक एसिड ने किस तरह का बिहेवियर किया। मैं यहां एक बात लिखता हूं, क्या कि मेटल on reaction with nitric acid, नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों HNO3, does not evolve हाइड्रोजन गैस, डज नॉट इवोल्व हाइड्रोजन गैस। बच्चों देखो काम की बात क्या है यहां समझना जरा, जैसे मैंने कह दिया कि भाई सोडियम है और सोडियम की रिएक्शन मैंने HNO3 डाइल्यूट के साथ कराई। अब अगर HNO3 डाइल्यूट के साथ करा रहा हूं तो मुझे पता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हटा देगा यहां से हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन को हटाएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर जानी चाहिए ना, लेकिन HNO3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? अब हमारे लिए काम की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों देखो, मान लो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ठीक है, मान लिया हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, लेकिन ये जो HNO3 है ना, HNO3 ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुना है तुमने अपनी पहली यूनिट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में? क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं और उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। अगर वो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ना बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब वो उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करा रहे हैं। बच्चों ये जो HNO3 है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इस रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन बनता है ना, ये HNO3 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को का ऑक्सीडेशन करा देगा, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। अगर इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा तो यहां से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? H2O। और अगर H2O होगा तो बच्चों देखो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल नहीं हुआ। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं
तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन इस एसिड के साथ वो वाला बिहेवियर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वाला एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बनने वाली हाइड्रोजन को किस में बदल देता है? ये H2O में बदल देता है। बच्चों बड़े काम की बात है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो क्या, दिस इज बिकॉज HNO3 is an oxidizing agent and convert hydrogen into water। ठीक है, हाइड्रोजन को वाटर में बदल देता है। सही है यहां तक की बात। लेकिन यहां एक एक्सेप्शनल भी है, क्या कि दो मेटल होते हैं ऐसे, कौन कौन से? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में हालांकि हमने अब तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता देता हूं, मैग्नीज की वैलेंसी भी +2 होती है, इसकी वैलेंसी भी +2 होती है। बच्चों देखो, हमें जब कंपाउंड बनाने हैं ना, तो हमें मेनली वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर हमें वैलेंसी पता है, हम बड़े आराम से बता देंगे कौन सा कंपाउंड बनेगा। अब सुनो जरा, यहां से ध्यान से समझना, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। अब मुझे ये बताओ, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कैसे बना सकते हैं? हम वाटर ऐड करके वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं HNO3 का। बच्चों जब ये वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं ना, देन इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। ठीक है यहां तक की बात। चलो मैं लिखता हूं, देखो, मैग्नीशियम ने जब HNO3 के साथ रिएक्शन की और ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मैं लिख देता हूं वेरी डाइल्यूट, तो क्या बनेगा यहां से? हम जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बच्चों 1, और जो नाइट्रेट होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की होती है 1। तो कंपाउंड क्या बना? ये बना MgNO3 ट्वाइस। बैलेंस करते हैं, देखो जरा एक बार, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, नाइट्रेट ग्रुप 2 है, तो नाइट्रेट 2 हो गए, बचा क्या? 2H, और ये क्या बाहर चला गया? H2 बाहर चला गया। ठीक है यहां तक की बात। तो हाइड्रोजन गैस यहां से इवोल्व हुई। सेम एज इट इज बच्चों, मैग्नीज की जब रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, जब मैग्नीज की रिएक्शन कराते हैं, ये भी वेरी डाइल्यूट है, तब भी यही होता है, बिल्कुल इसी तरह का कंपाउंड बनेगा MnNO3 ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर चली जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब सुनो बच्चों, आगे की जो बात है ना, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के ऊपर। बच्चों जितनी भी मैंने चीजें तुम्हें बताई है, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इवन NTSC के एग्जाम में भी पूछी जाती है ऐसी बातें जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। जैसे कई बार दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवोल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद HNO3 डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन। अब वो तुम्हें दे देगा एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, तो हमें पता है मैग्नीशियम ही हाइड्रोजन इवोल्व करता है, और कोई नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? चलो अभी देखो बच्चों, आगे की जो बात है वो देखना क्या है। अच्छा, मैंने जब रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी तुम्हें, तो ये भी बताया था कि सबसे कम रिएक्टिव जो होते हैं ना, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं। और बच्चों गोल्ड और प्लेटिनम को तो हम इनर्ट मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल। यानी कि वो, उनकी कहानी क्या है कि वो रिएक्शन नहीं करते, इसलिए उनको हम इनर्ट बोलते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्ट मेटल। अब सुनना जरा ध्यान से, गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं, इनर्ट मेटल होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते किसी भी एसिड के साथ, लेकिन वो एक सॉल्यूशन होता है, एक मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। यहां पे मैं एक बात लिखता हूं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम does not react with acid, but they react with aqua regia। वो aqua regia के साथ रिएक्शन करता है।
बच्चों मैं तुम्हें बता दूं एक्वारेजिया के बारे में, जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता ना, वो एक्वारेजिया के साथ जरूर रिएक्शन करता है। अब ये एक्वारेजिया होता क्या है बच्चों? एक्वारेजिया जो होता है वो एक मिक्सचर होता है किस किस का? HCl का और HNO3 का। और इसमें HCl का 3 पार्ट होता है और HNO3 का 1 पार्ट होता है, ठीक है। और बच्चों इस मिक्सचर को रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर भी बोलते हैं। और जब भी गोल्ड एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी गोल्ड एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो बच्चों क्या होता है? एक्वारेजिया के अंदर HCl का 3 पार्ट होता है। और ये जो HCl होता है बच्चों, ये आयन की फॉर्म में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड कराता है। और उस Cl नेगेटिव के साथ हमारा गोल्ड रिएक्ट करके बना देता है AuCl3। डायरेक्ट HCl के साथ कभी भी गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है एक्वारेजिया के साथ। और जब एक्वारेजिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ओवरऑल गोल्ड क्या बनाएगा? AuCl3। और भी साइड प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अभी हमें उनसे मतलब नहीं है। जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे तब एक्वारेजिया की कंप्लीट रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो केवल इतनी बात है कि गोल्ड एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? AuCl3। सेम एज इट इज बच्चों, Pt जो होता है, गोल्ड की वैलेंसी +3 होती है, Pt की वैलेंसी +4 होती है। जब एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा, क्या प्लेटिनम जब एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करेगा तो प्लेटिनम एक्वारेजिया के Cl नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? PtCl4 और साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना? तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, मेटल की रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। समझ में आ गई है तुम्हें? क्लियर है यहां तक की बात? चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं बच्चों। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है तुमसे कि एक्वारेजिया क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलना एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। ठीक है, चलो बच्चों देखो जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर 4 जो रिएक्शन है बच्चों वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, ये हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है Fe, और Fe की रिएक्शन मैंने कराई CuSO4 एक्वस के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन CuSO4 एक्वस के साथ कराऊंगा तो बच्चों हमें एक बात का पता है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हटा देगा यहां से कॉपर को। और अगर Fe हटा देगा यहां से कॉपर को तो Fe जुड़ेगा अब SO4 के साथ, Fe की वैलेंसी 2, SO4 की 2, तो दोनों का जो कंपाउंड बनेगा वो बच्चों बनेगा FeSO4, और बाहर क्या निकल जाएगा यहां से? कॉपर। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, बैलेंस है ऑलरेडी। सेम एज इट इज, अगर मैं कॉपर की रिएक्शन कराऊं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, एक्वस के साथ, तो क्या होगा बच्चों? यहां से समझना जरा, कॉपर हम जानते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर हटा देगा यहां से, और अगर हटा देगा तो NO3 के साथ जुड़ेगा, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 होती है, तो दोनों का कंपाउंड क्या बनेगा? CuNO3 ट्वाइस, और बाहर क्या निकल जाएगा यहां से? Ag। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, बैलेंस करेंगे तो NO3 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, Ag 2 हो गई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? तो देखो इन रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जरूरी बात क्या होती है? एक मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो कम रिएक्टिविटी वाले को ही डिस्प्लेस करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोअर रिएक्टिविटी वाला हाई रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर दे। अगर मैं कभी तुम्हें ऐसा दे देता कि Cu प्लस FeSO4, बताना जरा क्या बनेगा? ये हमने लिया हुआ है एक्वस, तो मैं कहूंगा रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। समझ में आ रही है ना बात? और बच्चों ये वाली रिएक्शन तो तुम्हारे एग्जाम में भी पूछी जाती है कई बार। किस तरीके से पूछता है?
कि जो CuSO4 होता है ना, इसका ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। जैसे ही कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन की नेल डालते हैं, आयरन की कोई नेल डाल दी कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन के अंदर, तो जैसे ही हम ब्लू सॉल्यूशन डालते हैं धीरे धीरे वो ब्लू कलर डिसअपियर होने लगता है और एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनने लगता है। वो पूछता है ऐसा क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि जैसे ही हम आयरन की नेल डालेंगे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करने लगेगा और डिस्प्लेस करके ये वाला कंपाउंड बनाने लगेगा और इस वाले कंपाउंड का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो मैं यहां लिख दूंगा मेटल ऑन रिएक्शन विद aqueous salt solution give displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ठीक है, यहां तक की बात। ये एक सॉल्ट है और सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है और उसकी रिएक्शन हमने मेटल के साथ कराई तो क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने मेटल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी थी, मेनली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज थी है मेटल की। एक रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एक रिएक्शन विद वाटर, एक रिएक्शन विद एसिड और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हालांकि इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी पढ़ा था मेटल का, लेकिन बच्चों ये जो मेन केमिकल रिएक्शन है ये 4 मेन केमिकल रिएक्शन थी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? हालांकि देखो नंबरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तुम अपनी नोटबुक में सही कर लेना। जैसे तुमने लिखा हुआ है कि लास्ट वाली रिएक्शन का नंबर 4 था या 3 था, वो करेक्ट कर लेना तुमने। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं यहां, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना बच्चों यहां तक? अब सुनो जरा ध्यान से, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। मेटल की भी हमने पहली प्रॉपर्टी जो स्टडी की थी बच्चों वो क्या की थी? वो की थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? यहां हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है समझना जरा बच्चों। मैंने एक नॉन मेटल लिखा ऑक्सीजन, एक लिखा फ्लोरीन। हम जानते हैं ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है। 8 नंबर का मतलब 2 6 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन क्या चाहता है? ऑक्सीजन चाहता है उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 8। वो 8 करना चाहता है, लेकिन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं उसका 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9 होता है। 9 का मतलब 2 7। फ्लोरीन क्या चाहता है कि उसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? 1 नेगेटिव चार्ज। इसके इलेक्ट्रॉन तो 2 8 हो जाएंगे, लेकिन 1 नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा इसके ऊपर। तो बच्चों क्या होता है? नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेने की उनकी टेंडेंसी होती है बच्चों तो क्या होगा? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज ही हमें ये कह रहा है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। सही बात है? तो मैं यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से, नॉन मेटल have tendency to accept the electron, so they are electronegative in nature। इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आ गई? चलो अभी यहां एक और बात बताता हूं। देखो बच्चों मैं तुम्हें,
जो नॉन मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। जो भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेगा उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। यानी कि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाती है इस बेस पे कि कौन सा नॉन मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जो ज्यादा जल्दी लेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जल्दी नहीं ले पा रहा है वो कम रिएक्टिव होगा। सेम एज इट इज हमने मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था। मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाती है कि कौन सा मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव, जो जल्दी नहीं करेगा वो कम रिएक्टिव। तो बच्चों मैं यहां एक बात लिखता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिसाइडेड on the basis of tendency to accept electron। ठीक है। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन होता है, देन हमारे पास क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है और देन आयोडीन है। ये हमने नॉन मेटल एक्टिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ। वैसे फ्लोरीन F2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2, ये Cl2, ये Br2 और ये I2 की फॉर्म में होता है। एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं दुनिया में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जो नंबर 2 प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो मैं यहां लिखता हूं कि जब नॉन मेटल चाहे वो कोई भी हो, जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा? ऑक्साइड होगा। ठीक है, और उस ऑक्साइड को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैंने कार्बन लिया, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन की रिएक्शन मैंने कराई बच्चों ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन सॉलिड होता है, तो बच्चों दोनों की रिएक्शन से बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, सेम एज इट इज सल्फर की रिएक्शन कराई मैंने ऑक्सीजन के साथ। सल्फर की जब रिएक्शन कराता हूं ऑक्सीजन के साथ तो बच्चों SO2 बनता है। ठीक है, वैसे सल्फर एसेट की फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने यहां S लिख दिया, बस कोई बड़ी बात नहीं है, एसेट भी लिख सकते हैं इसको यहां पे। अब सुनो जरा यहां से, ध्यान से समझना बच्चों, जब हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ तो हमने कहा था ऑक्साइड बना है, और हमने उस ऑक्साइड का नेचर भी स्टडी किया था। हमने ये कहा था कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन बच्चों नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, ये जो बना है ये कंपाउंड, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब ये एसिडिक नेचर के हैं, हमें पता कैसे चलेगा? हमें इनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देना। देखो बच्चों, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर देता हूं तो देखो दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ के देखो क्या बना? H2CO3 बना। तुम जानते हो ये कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है ये? कार्बोनिक एसिड, और ये मेनली कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर। यही तो होता है कार्बोनिक एसिड। अब सुनो देखो ध्यान से, हम जानते हैं पानी तो न्यूट्रल होता है। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल। इसका हमें पता नहीं कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी के अंदर मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर मिलाया, क्या बना? एक एसिड बना। ये तो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसको पानी के अंदर मिलाया क्या बना? एक एसिड बना। इसका मतलब बच्चों इसका नेचर भी कैसा होगा? इसका नेचर भी एसिडिक होगा। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं, सीधे सीधे हमने समझा कि ये तो न्यूट्रल था, और न्यूट्रल के अंदर जब हमने इसको मिलाया तो एक एसिड बना। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। सेम एज इट इज बच्चों SO2 को जब मैं पानी के अंदर मिलाता हूं, जब SO2 को पानी के अंदर मिलाता हूं तो आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा? H2SO3। इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड।
ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये है H2SO3। H2SO3 होता है बच्चों सल्फ्यूरस एसिड। इसका मतलब इसका नेचर भी एसिडिक है, क्योंकि जैसे ही इसको पानी के अंदर मिलाया एक एसिड बना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज, कैसे पता लगाएंगे हम वो एसिडिक नेचर के होते हैं? बिकॉज व्हेन they are dissolved in water, they form acidic solution, they form acidic solution। वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों? हम ये कहेंगे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अभी यहां एक चीज और बताता हूं मैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। हमारी केमिस्ट्री में जितने भी नॉन मेटल है उनके सारे ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं। देखना कौन कौन से, ध्यान रखना है। तुमने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, CO, सुना होगा NO के बारे में, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और एक होता है H2O पानी। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, बड़े काम की बात है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। वैसे अब तुम्हारे सामने एक बात आई कि ऑक्साइड का नेचर 4 तरह का हो सकता है, एक एसिडिक, एक बेसिक, एक एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब वो होता है जो एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करता है, और एक न्यूट्रल जो ना एसिड हो ना बेस हो, वो क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड ये होते हैं बच्चों। इनके अलावा जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड बच गए वो सारे के सारे कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन वहां भी मैंने कुछ मेटल सेलेक्ट कराए थे तुम्हें। कौन कौन से मेटल बताए थे मैंने? बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है। इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, तुमने ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने कराई है अच्छे से करना है। आज हमारा लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और हाँ, कुछ बच्चों को डाउट है फर्स्ट लेक्चर को लेके। उन्होंने कहा था कि सर ये फर्स्ट लेक्चर कौन सी यूनिट का है? तो बच्चों देखो, जो फर्स्ट लेक्चर है वो 9th क्लास के साथ कॉमन है। जब वो फर्स्ट लेक्चर तुमने देखा होगा तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां एक यूनिट का नाम लिखा हुआ था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो वो यूनिट का नाम हटा देना और तुमने वहां डाल देना तुम्हारी यूनिट का नाम, मेटल एंड नॉन मेटल, और वहां से करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमें इस यूनिट में पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। हालांकि तुम्हें मैं तुम्हारी 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा चुका हूं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वहां से भी कॉपी कर सकते हो फर्स्ट लेक्चर को, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, या जो मैंने वीडियो दी थी वहां से देख के कर सकते हो, क्योंकि वो 9th क्लास के साथ मैच होता है। इसलिए मैंने वो 9th क्लास वाला लिंक ही शेयर किया हुआ था। ठीक है बच्चों, थैंक यू।